जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई मैं बताने वाला हूं आपको साइंस, यानी आप क्लास 10th में हो और 21 तारीख यानी कि 21 तारीख के आसपास आपको एग्जाम है साइंस में। यदि आपको ये डे 1 होगा, हम 5 से 6 लेक्चर लेकर आएंगे। इसमें से 40 में 40 टकराने की गारंटी रखते हैं मेरे भाई, यानी आप देख लेते हैं तो 40 में 40 टकराएगा नो डाउट। इसलिए इस लेसन को जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो यह डे 1 होगा। आज 1 तारीख है, ओके, आज 1 तारीख है, 1 फरवरी है। और मेरे भाई आपका जो एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें साइंस जोन दिन होगा मेरे भाई, उस दिन आप साइंस में टहलका मचा दोगे। इसलिए मेरे भाई तो वीडियो को ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा शानदार तरीके से। सो बिना लेट के क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डे 1 है, शानदार तरीके से पढ़े, ठीक है। यहां पर देखो तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक कुछो के पूछे, अवतल का ऋणात्मक होगा, कुछ भी पूछे अवतल का ऋणात्मक होता है। तो बताओ मेरे भाई फोकस दूरी ऋणात्मक किसका होगा, अवतल का। ओके, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ओके, समझ रहे हैं आप लोग। आप समझो मेरे भाई, आगे जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान दो। आगे देखो मेरे भाई, आगे क्या है क्वेश्चन, इसे दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो मेरे भाई आप याद रखें, f बराबर फॉर्मूला होता है r/2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है मेरे भाई। तो f बराबर r/2, यदि ना रहे तो r बराबर क्या लिख सकते हो, r बराबर मेरे भाई इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 माना, r से 1 में गुना करो तो r, f से 2 में गुना करो तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2f हो जाएगा। यानी तो ये होगा, या ये ऑप्शन में नहीं रहता तो क्या रहता ऑप्शन में, आप कहते हैं कि 2f रहता है, 2f रहता है किसके बराबर, तो r बराबर। समझ रहे हो मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। ओके, तब यहां पर देखो आगे क्या है उसके ऊपर ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान देना। जैसे यहां पर सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो ये कौन नहीं जानता है, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। हाँ मेरे भाई ध्यान दे, एग्जाम में यहां पर सेंटीमीटर दिया है, ये आंसर होगा, एक जगह मीटर है, ये आंसर नहीं होगा। यानी आंसर कौन हो जाएगा, बी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होना चाहिए, न कि मीटर या न कि किलोमीटर। ये सब ऑप्शन यहां भी 25-25 है, यहां सेंटीमीटर देखना मेरे भाई, समझ रहे हो। तो ये वाला आपका जो है आंसर हो गया। ओके, अब देखो मेरे भाई आगे चलो। यहां पर देखो, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, देखो सबसे कम कौन झुकता है। तो आपको मेरे भाई एक पता होना चाहिए कि ये एक प्रिज्म है, ये क्या है, एक प्रिज्म है। यहां से एक श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, किसको गुजारा जाता है मेरे भाई, ध्यान दो, हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दो। यह मान लो कि ये क्या है, आपका एक प्रिज्म हो गया, ये आपका प्रिज्म हो गया मेरे भाई, ध्यान से समझो एक एक करके। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, प्रिज्म मेरे भाई। और यहां से क्या गुजारते हैं मेरे भाई, तो गुजारते हैं यहां पर श्वेत प्रकाश किरण। क्या गुजारते हैं, तो यहां पर गुजार रहे हैं मेरे भाई श्वेत प्रकाश किरण। तो मान लो यहां से हम एक श्वेत प्रकाश किरण को हम गुजारेंगे, श्वेत प्रकाश किरण। तो यहाँ पर आपको लाइट से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम श्वेत में डायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मान लो कि ये क्या है, ये श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश है मेरे भाई, श्वेत प्रकाश है। ऐसे आप गुजारोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे होगा, ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ विचलित हो जाएगा और फिर यह जो है ऐसे चला जाएगा। तो मेरे भाई आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये 1 रंगों में विभक्त नहीं होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंग में, 7 रंग में जो है आपका विभक्त हो जाता है मेरे भाई। कितने रंग में विभक्त हो जाता है, 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका हो गया कितने रंग, तो कहोगे मेरे भाई ये हो गया आपका 7 रंग। कितने रंग हो गया, तो 7 रंगों में ये आपका क्या हो गया, तब विभक्त हो गया मेरे भाई, समझ रहे हो। 7 रंगों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। जैसे ही 7 रंगों में विभक्त हुआ तो यह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहला जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ सबसे कम कौन झुकता है, तो कहना बैगनी। एक ट्रिक होता है, जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे ना ऐसे, तो ट्रिक होता है बै, उसके बाद मेरे भाई आ, बै आ, नी, ह,
पीनाला मतलब है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब कह रहा है मेरे भाई कि सबसे कम कौन झुकता है, सबसे कम। तो कहेंगे सबसे ऊपर तो लाल है, तो लाल झुकबे नहीं करेगा, तो सबसे कम कौन झुकेगा, तो कहोगे मेरे भाई लाल झुकेगा सबसे कम। और सबसे अधिक कौन झुकता है, तो सबसे अधिक आपका बैगनी झुकता है मेरे भाई, ठीक है। यहां से आप इतना समझ सकते हैं। कहेगा सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन, तो मेरे भाई बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, ठीक है। आप इतना को याद रखें। सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, देखिए दो चीज आप याद रख सकते हैं मेरे भाई। यदि आपसे पूछता है या क्या क्या पूछे तो आप सिर्फ लाल मारिएगा, ध्यान दो। जैसे ऊपर की सबसे हम लाल की बात करते हैं, ऊपर सबसे लाल होता है। तो यदि आपसे वेग पूछ ले मेरे भाई, ठीक है, वेग पूछ ले, चाल पूछ ले, वेग पूछे, चाल पूछे, तरंग धैर्य पूछे, क्या पूछे, तरंग धैर्य पूछे, तरंग धैर्य। तो आप इतना बात को याद रखें, वेग है, चाल है, तरंग धैर्य, सबसे अधिक किसका होगा, तो वेग, चाल, तरंग धैर्य सबसे अधिक लाल का होगा। बाद बाकी कुछ पूछे सबसे अधिक बैगनी का होगा। तो बताओ वेग, चाल, तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है, कहना लाल का। बाद बाकी कुछ पूछे बैगनी का सबसे अधिक होगा। लेकिन वेग, चाल, तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका, लाल का। लेकिन सबसे अधिक में इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो आप कहेंगे किसका होगा, बैगनी का, नो डाउट, ठीक है। तो आप समझ गए। यहां सबसे कम झुकता कौन है, तो सबसे मतलब ऊपर है तो सबसे अधिक तो ही झुका हुआ है ना, यानी यहां पर करा सबसे कम कौन झुका था, सबसे कम ये कौन झुक गया, लाल झुक गया। इसलिए ऑप्शन कौन होगा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके, अब देखो मेरे भाई आगे चलना। मेरे भाई वीडियो अगर पसंद आएगा तो शेयर जरूर करना, ठीक है। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और यहाँ से अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो शेयर जो है आप लोग जरूर करें, क्योंकि शानदार तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चंस देखो मेरे भाई, यहां पर ध्यान देना। 4 नंबर क्या क्वेश्चंस है उसके ऊपर ध्यान दो। 4 नंबर है मेरे भाई, यहां पर 4 नंबर क्या कहा है उसके पढ़ लो मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चंस को। कह रहा है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, मानव आंख द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो मेरे भाई आप याद रखें कि हमारे आंखों में, हमारा आंख में कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस लगा होता है हमारे आंखों में। और हाँ मेरे भाई, और उसमें ये रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बोले तो इमेज यानी फोटो कहाँ बनता है, तो यहाँ पर रेटिना पर बनता है। आंख के एक भाग होता है रेटिना, उस पर बनता है मेरे भाई। और हाँ यहां पर कैसा बनाता था, कहना वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। तो वास्तविक उल्टा और कैसा, छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा जो है क्या बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब होती है, छवि होती है, कैसा होती है, वास्तविक उल्टा और छोटा। आप इतना को याद रख सकते हैं। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला आंसर हो गया। उसके बाद आगे समझो मेरे भाई, आगे समझो 6 नंबर क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है, तो मेरे भाई आप कहोगे जो नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है। बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, तो आकाश का नीला रंग होता है, नो डाउट, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर आप समझ सकते हैं आकाश का नीला रंग, या सुबह और शाम में जो है आकाश लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। अब चलो मेरे भाई आगे देखो यहां पर क्या है। आगे किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे भाई कहोगे कि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल से तो छोटा बनता है, उत्तल से छोटा बनता है, इससे बराबर बनता है। लेकिन छोटा बड़ा बराबर ये सब किस में बनता है, अवतल दर्पण में बनेगा। इसलिए बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण, ठीक है मेरे भाई। बड़ा किस में बनता है, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं इतनी बात को, ठीक है। अब आगे समझो मेरे भाई। 7 के बाद 8 नंबर देखो। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष, निकट देखो यहां पर देखो मेरे भाई, इसको ट्रिक से बता देते हैं। यहां एक दूर लिखो, आप दूर लिखो, और यहां पर आप निकट लिखो, दूर लिखो और निकट लिखो। तो देखो छोटा शब्द छोटा आंसर, बड़ा शब्द बड़ा आंसर। तो देखो निकट बड़ा शब्द है, तो यहां पर आपका अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस।
निकट के लिए अवतल लेंस। देखो दूर, ये छोटा शब्द है इसलिए छोटा आंसर। दूर में कौन सा? उत्तल लेंस। निकट में कौन सा? अवतल लेंस। निकट में अवतल लेंस, दूर में उत्तल लेंस। आप इतना को समझ सकते हैं। ठीक करने के लिए कौन सा उपयोग करेंगे? अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। आप इतना को समझ सकते हैं। ओके, अब देखो मेरे भाई आगे समझो। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चंस पढ़ लो मेरे भाई ध्यान से। क्वेश्चंस पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? कौन सा उपकरण? तो मेरे भाई आप जानते हो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। मेरे भाई यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। मेरे भाई आप आटा चक्की में जाते हो या बड़े फैक्ट्रियों में जाते हो तो यहाँ पर गोल टाइप का जो लगा होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है, जो ये बताता है कि कितना करंट जा रहा है, कितना पास हो रहा है। चाहे कांटा बताता है कि कितना जो है विद्युत धारा की उपस्थिति है, प्रेजेंट कितना है, तो वो कांटा बताता रहता है। आटा चक्की में भी आप जाते हैं तो देखते हुएगा इसको, गैल्वेनोमीटर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखो। उसके बाद यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका जो है आपका आंसर गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मेरे भाई दाएं हाथ के जो अंगूठे, तो दाएं हाथ के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दायां ई है कि ई है? तो कहोगे मेरे भाई कि दायां तो ये है, तो दाएं हाथ के यहाँ पर देखो, यह दाएं हाथ ये वाला हो गया आपका, कौन हो गया ये? तो मेरे भाई दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया था मैक्स बेल। किसने दिया था? मैक्स बेल ने दिया था। डी फॉर देवसेना आपका सही आंसर है, नो डाउट। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्स बेल ने दिया था। और फ्लेमिंग ने क्या दिया था? विद्युत धारा मतलब कि दक्षिण हस्त नियम, जैसे में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम होता है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम होता है, विद्युत धारा के लिए बताए थे चुंबकीय क्षेत्र। समझ रहे हो? ये आएगा आगे क्वेश्चंस, तो आप देखा कहेगा क्वेश्चंस कि बताओ कि दक्षिण हस्त नियम किसने दिया था या वाम हस्त नियम किसने दिया था? तो कहना फ्लेमिंग दिया था, नो डाउट। ठीक है, अब देखो मेरे भाई आगे समझो, आगे जो है समझो आप क्या है। 10 के बाद 11 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कौन नहीं जानता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ये ओम किसका? इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, यानी वोल्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। और ये किसका होता है? तो कहोगे मेरे भाई ये प्रतिरोध का होता है। ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। कूलाम होता है आवेश का। ये किसका होता है? आवेश का। एम्पियर के किसका होता है? धारा का, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का। तो आवेश क्या आप कहोगे मेरे भाई? आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। अब आगे समझो मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो मेरे भाई श्रेणी क्रम द्वारा। श्रेणी क्रम आर बराबर फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, मतलब और भी आगे जाएगा। Rn मतलब नंबर जितना होगा उतना जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो कहा मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? मान घटाना है तो समांतर क्रम में, मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, यहां आप ध्यान रख सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, अब चलो आगे देखो, यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है मेरे भाई, इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी लाइन होती है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर कहा चुंबकीय बल रेखाएं कैसा होती है? काल्पनिक होती है। कैसे समझोगे मेरे भाई? मान लो कि यहां पर एक हम नॉर्थ और साउथ पोल लेते हैं, नॉर्थ यहां पर ले लेते हैं मेरे भाई, ध्यान दो। तो यहां पर ले लेते हैं, यहां पर हम नॉर्थ पोल, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ लेते हैं साउथ पोल। तो मेरे भाई ये देखो, ये जो इस प्रकार के होता है ना, ये इमेजिनरी लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है कहोगे मेरे भाई? ये जो होता है इधर जाता है, ऐसे चला जाता है, इमेजिनरी लाइन होता है। यानी इसको हम देख नहीं सकते मेरे भाई, समझ रहे हो? यानी इसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ रहे हो? तो आप इतना आराम से समझ रहे हैं, इसको हम देख नहीं सकते, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, इमेजिनरी होती है यानी काल्पनिक होती है। ओके, तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, काल्पनिक होती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब यहाँ पर 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके बराबर होता है? तो कहना 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। C
कैट इज द राइट आंसर। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है मेरे भाई, आप इसको याद रख सकते हैं, नो डाउट। ये किलोवाट किसका जो है मात्रक होता है, तो कहना कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का, किसका होता है, ऊर्जा का मेरे भाई, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। तो जूल जूल तो है वे समय, लेकिन 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो कहना 3.6 इंटू 10⁶ जूल। या यहाँ पर मेरे भाई इतना को हम एक यूनिट बोलते हैं, इतना को क्या बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं, एक यूनिट बराबर भी 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई, समझ रहे हो। तो इतना आसान क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लो, सारा का सारा टकराएगा मेरे भाई, समझ लेना। मतलब आप 5 लेसन कर लोगे ना मेरे भाई, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये वादा रहा हमसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखते रहो ध्यान से और समझो मेरे भाई। यहाँ पर देखो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहने का मतलब है वैसा ऊर्जा स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं हो। तो बताओ सौर ऊर्जा कभी समाप्त होगा, नहीं होगा, यानी क्या होगा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का ऊर्जा, तो यानी सौर ऊर्जा आपका सही आंसर है, B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कहना सौर ऊर्जा, ठीक है। बाद बाकी सब क्या है, बाद बाकी दूसरा ऊर्जा है, समझ रहे हो। ये क्या है, नवीकरणीय, ये समाप्त नहीं होने वाला है। अनवीकरणीय करने का मतलब समाप्त हो जाएगा, ये भी समाप्त हो सकता है, ये भी समाप्त हो सकता है। समाप्त कौन नहीं हो सकता है, तो कहेंगे सौर ऊर्जा, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर आगे समझो मेरे भाई। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कौन सा लेंस अपसारी लेंस, मतलब कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो कौन नहीं जानता मेरे भाई कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो मेरे भाई अपसारी लेंस जो है ना, आप यहां पर अपसारी लेंस कह रहा है, तो अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो कहना मेरे भाई अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं। कौन सा लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन मेरे भाई इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश को किरण को क्या करता है, तो प्रकाश को किरण को ये क्या करता है मेरे भाई, ये अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है उत्तल लेंस, ये फैला देता है अवतल लेंस, इसलिए अपसारी है, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अभिसार या ये अपसारी अवतल लेंस, ठीक है। अब यहां पर चलते हैं मेरे भाई आगे समझो आगे क्या है उसके बारे में। यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन देखो, प्राथमिक रंग कौन है, तो कौन नहीं जानता, एक ट्रिक समझ लो मेरे भाई, RBG, रेड ब्लू ग्रीन। तो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, इनमें से जो है आपका सही सब हो जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो 18 नंबर, कौन रंगीन भाग होता है, आंख का रंगीन भाग कौन होता है मेरे भाई। देखो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, रंगीन होता है आइरिस बोले तो परितारिका, आइरिस बोले तो क्या मेरे भाई, हिंदी में इसको परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, परितारिका कहते हैं, ध्यान रखें। आइरिस बोले तो क्या होगा, परितारिका। ये आंख का रंगीन भाग होता है, भूरा, काला, नीला, ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं मेरे भाई। अब समझो आगे, यहां पर समझो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, तो कहना 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलो मेरे भाई आगे 19 के बाद चलो 20 नंबर देखो, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है 20 नंबर, विशाल शीशा यानी विशालक शीशा यानी बोले तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, तो कहना ये उत्तल लेंस का बना होता है। किसके बना होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो कहना ये जो है उत्तल लेंस का बना होता है, विशालक शीशा, ठीक है। आप इतना को ध्यान रख सकते हैं मेरे भाई। अब आगे समझो यहाँ पर आगे समझो, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कथी होता है, तो कहना गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है, गतिशील कण। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, यानी इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील कण होता है। ओके, अब चलो मेरे भाई आगे समझो 21 के बाद 22 नंबर, एम्पियर घंटा। तो मेरे भाई एम्पियर घंटा किसका जो है एसआई मात्रक होता है, तो मेरे भाई आवेश का होता है। कहोगे कैसे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। यहां बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T। मेरे भाई Q यहां पर लाओगे, तो यहां पर आ जाएगा I गुने टी हो जाएगा। आई बोले तो इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और टी बोले तो टाइम का यहाँ पर आवर लिख दिया है, मतलब यहाँ आवर से दिखाया है। तो बताओ ये आवेश का ऐसा मात्रक हुआ कि नहीं, तो कहना एम्पियर घंटा किसका ऐसा मात्रक है, तो आवेश का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर घंटा। बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, आप नो डाउट यानी कंफर्म रहे कि यही आंसर है, ठीक है। अब चलो मेरे भाई आगे समझना, आगे क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताओ शक्ति का क्या है, तो वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है, कौन नहीं जानता है। अब चलो
आगे आगे समझो मेरे भाई। वाट किसके बराबर होता है? वाट किसके बराबर होता है? तो जूल बटा सेकेंड को वाट कहते हैं। जूल बटा सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं मेरे भाई। यानी यहाँ पर जूल बटा सेकेंड को क्या कहते हैं? तो वाट कहते हैं। यहाँ पर P बराबर फॉर्मूला होता है आपका W/T। W बोले तो यहाँ पर W बोले तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, और यहाँ पर T बोले तो सेकेंड, यानी समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड, यानी जूल बटा सेकेंड को नहीं, इसको हम स्टाइल वाला बटा बोल देंगे मेरे भाई। आप बात समझ लो, ये मत समझना कि बटा नहीं, ये बटे हैं। तो यहाँ जूल बटा सेकेंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर ध्यान रखें, क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो वाट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई आगे समझो विद्युत धारा का ऐसे, अभी बताए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, ये कौन सोचने वाला बात है? अभी बताए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, अभी बता दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है? वोल्ट विभवांतर हो गया, वाट शक्ति हो गया, ओम प्रतिरोध हो गया, समझ रहे हो? और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा एम्पियर। अब देखो बोलो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कहोगे मेरे भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन होती है? कौन सी गैस होती है? तो कहना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब देखो मेरे भाई आगे समझना, आगे समझो 25 के बाद 26 नंबर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे भाई आप याद रखें, या तो यहाँ पर वियोजन हो सकता था, और वियोजन नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप यहाँ पर वियोजन भी हो सकता था। क्या हो सकता था? वियोजन। अगर उपचयन नहीं रहता तो वियोजन मारते, लेकिन उपचयन दिया है तो उपचयन मारो, क्योंकि यहाँ पर उपचयन क्या है? हम लोग क्या करते हैं? उपचयन में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। यहाँ पर देखो, भोजन के पाचन में, जैसे हम लोग भोजन को पचाना है तो क्या ऑक्सीजन न लेंगे तो भोजन पच जाएगा? नहीं पचेगा मेरे भाई। तो क्या शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कहना आप कि उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया है, नो डाउट। यहाँ पर अब हो गया 26 के बाद 27 नंबर। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो कहना कली चूना का जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है उष्मा छेपी। कली चूना बोले तो कली चूना कहने का क्या मतलब है? कली चूना कहने का मतलब है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं मेरे भाई? कली चूना कहते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसको जब जल में मिलाया जाता है मेरे भाई, तब बनता है बुझा हुआ चूना। क्या बनता है? बुझा हुआ चूना। यहाँ पर CaOH का होल 2, और काफी मात्रा में क्या निकलता है? तो एनर्जी निकलता है, भाप निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? उष्मा निकलता है काफी मात्रा में, इसलिए उष्मा छेपी अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा मेरे भाई? उष्मा छेपी होगा। आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, समझ गए? उसके बाद चलो आगे मेरे भाई, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो मेरे भाई इसके लिए एक ट्रिक समझ लो, क्वेश्चन कर रहा है कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मेरे भाई एक ट्रिक होता है, केदारनाथ का मांग आइल जान फेंको प्यार है कौन HG आगे आओ। ये मेरा ट्रिक है मेरे भाई अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद करने का। केदारनाथ का मांग आइल जान फेंको प्यार है कौन HG आगे आओ। तो मेरे भाई आप इतना को समझ सकते हैं। तो ये ट्रिक है आपका याद करने का, ये मेरे ट्रिक है। तो आप सबसे अधिक कौन है अभिक्रियाशील, यहाँ पर समझ सकते हो सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है, ट्रिक अपनाओ। केदार, तो केदार है वे नहीं है, न नाथ है। केदारनाथ का मतलब कैल्शियम भी नहीं है, का मांग यानी Mg भी नहीं है, का मांग आइल यानी एल्यूमिनियम भी नहीं है, जान भी मतलब जिंक भी नहीं है, तो इसमें जिंक भी नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर आयरन भी नहीं है, यहाँ लेड भी नहीं यानी सीसा भी नहीं है, यहाँ पर है यानी H भी नहीं है, तो Cu है यानी सबसे अधिक कौन हो जाएगा। तो सबसे अधिक यानी ऑप्शन के अनुसार आपको चेक करना है सबसे अधिक कौन हो जाएगा। तो कहना सबसे अधिक जो है यहाँ पर कॉपर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप इतना को आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, आप चलते हैं मेरे भाई आगे। 28 के बाद 29 नंबर देखो। 28 के बाद 29 क्या करा? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो कहना चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल मिला दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल का रासायनिक सूत्र हो गया। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आप याद रखें। इसको तो हम बिना बुझा हुआ चूना कह दिए। कौन सी चूना? बिना बुझा हुआ चूना, या इसी का नाम है कली चूना कहे या बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ओके, तो आप समझ गए।
अब चलो मेरे भाई आगे आगे समझो। कोई विलेन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया, लाल को नीला कर दिया, नीला, तो लाल लिटमस पत्र को नीला किया है, नीला किया है, तो मेरे भाई नीला करेगा तो वह क्षार होगा, नीला करेगा तो क्षार होगा, नीला करेगा तो क्या होगा, क्षार होगा, मतलब उसका जो पीएच मान है 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक, तो 7 से अधिक इहो है और 7 से अधिक इहो है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान दो, अम्ल पूछेगा ना, अनीला याद रखना, आप क्या याद रखना, अनीला, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन क्षार उसका उल्टा हो जाता है, लाल को ही नीला कर देता है, तो लाल को नीला किया कौन, क्षार, एक उल्टा, यानी अम्ल नीला को लाल करता है, लेकिन क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब समझो आगे 30 के बाद 31 नंबर, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं, तो कहना त्रिआबंध होते हैं एल्काइन में। एल्काइन में कौन सी बॉन्ड होता है, तो कहना मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है आपका एल्काइन में, जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसको एनी टाइम के लिए कैसे याद रखोगे मेरे भाई, ध्यान दो, ए में 3 गो चीजें पूछता है, एगो एल्केन पूछता है, एगो एल्कीन पूछता है, एगो एल्काइन पूछता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो एल्केन पूछेगा, क्या पूछेगा, एल्केन पूछेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2 मेरे भाई। अगर आपसे एल्कीन पूछता है, क्या पूछता है मेरे भाई, एल्कीन पूछता है, एल्कीन, तो कहना इसके लिए सूत्र होता है CnH2n, क्या होता है, CnH2n। यदि आपसे मेरे भाई आपसे पूछता है एल्काइन, क्या पूछता है, एल्काइन पूछता है मेरे भाई, एल्काइन पूछता है, तो कहना CnH2n -2, तो पहले जोड़ दो फिर छोड़ दो 2 को, और फिर 2 को घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, तो ये हो गया एल्केन, हो गया एल्कीन, ये हो गया एल्काइन। तो मेरे भाई इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसमें होता है डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पर कहा एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा, तो कहना ट्रिपल बॉन्ड। इतना आप उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेरे भाई आगे। अब देखो आगे 31 के बाद 32 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र कौन नहीं जानता है कि ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है मेरे भाई C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब समझो मेरे भाई आगे आगे चलो 32 के बाद 33, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, तो कहेंगे साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उच्च बसीय कहे तो साबुन, लेकिन यहाँ पर निम्न लगा देता तब अपमार्जक, निम्न लगा देता तो अपमार्जक, लेकिन यहाँ पर उच्च कहा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, सोडियम के लवण या पोटेशियम के लवण जो है यहाँ पर क्या कहलाएंगे, तो साबुन कहलाएंगे। उच्च लगा दिया तो, निम्न कहे तो अपमार्जक, उच्च कहे तो साबुन, उच्च का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही आंसर है। अब चलो मेरे भाई आगे 33 के बाद 34 नंबर, CHO कौन नहीं जानता है कि एल्डिहाइड होता है, CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, इसलिए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, एल्डिहाइड। और अल्कोहल बोले तो क्या होगा, OH होगा, क्या होगा मेरे भाई, अल्कोहल का OH होगा। और कीटोन का क्या होता है, कीटोन का क्या होता है, तो CO होता है। क्या होता है मेरे भाई, कीटोन का CO होता है, कौन नहीं जानता है। ठीक है, अब चलो मेरे भाई आगे आगे समझो आगे क्या होता है। 34 के बाद 35 नंबर, 35 देखो, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है। देखो बाएं से दाएं जाएगा मतलब उधर से इधर जाएगा तो घटेगा, मतलब बाएं से दाएं जाए तो घटेगा, घटेगा मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। लेकिन इसको पलट दे, पहले दाएं कहे बाद में बाएं लगा दे तो कहेंगे बढ़ेगा, लेकिन इसका आंसर फिलहाल में घटेगा। यहाँ पर ध्यान देना, इसमें थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दो कि यहाँ करा बाएं से दाएं, और बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु साइज घटेगा। और हाँ मेरे भाई, यदि तुम दायां से बायां आओगे तब बढ़ेगा। यहाँ क्वेश्चन है बाएं से दाएं इसलिए घटेगा। ओके, अब चलो मेरे भाई आगे आगे समझो। यहाँ पर आगे समझो 36 नंबर क्वेश्चंस। कितने नंबर, 36 नंबर। निम्नांकित तत्वों को उनका अधातु के गुण के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में सजाओ, बढ़ते हुए क्रम में सजाना अधातु के गुण के आधार पर। तो मेरे भाई पहले यहाँ पर देखो लिथियम, उसके बाद क्या होगा, लिथियम के बाद यहाँ पर देखो सजाओ बढ़ते हुए क्रम में, तो लिथियम के बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर बेरिलियम। क्या हो जाएगा, बेरिलियम। लिथियम हो जाएगा बेरिलियम, क्योंकि 3 नंबर पर आता है, ये 4 नंबर पर आता है। और उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन 6 नंबर पर आता है, कार्बन 6 नंबर पर आता है, कार्बन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। ओके, और फ्लोरीन जो है 9 नंबर पर आता है। फ्लोरीन कितने नंबर पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, तो पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका क्या हो जाएगा फ्लोरीन, यानी बी फॉर बाहुबली आपका
राइट आंसर है, नो डाउट मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पर समझो आगे, आगे समझो आगे क्या होगा। 37 नंबर, सिलिकॉन क्या है? तो मेरे भाई कौन नहीं जानता कि सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो कहना मेरे भाई सिलिकॉन एक उपधातु है। ट्रिक बता दे, सिलिकॉन उपधातु है। फॉर्मूला होता है, ट्रिक क्या है देखो, ट्रिक होता है मेरे भाई सीता, सीता बोले तो सिलिकॉन, सीता गीता, सीता गीता विनीता, सीता गीता सीता गीता विनीता, सबको सबको टेनिस पोलो आता, टेनिस पोलो आता आता। ठीक है, टेनिस पोलो आटा, तो मतलब सिलिकॉन हो गया। ठीक है मेरे भाई, और जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बोरॉन हो गया, यहाँ पर एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, स्टैटिसिन हो गया। ठीक है, मतलब एस। ठीक है, यहाँ पर आप ट्रिक के माध्यम से आप इतना को याद रख सकते हैं। तो इतना जो है उपधातु होता है, इतना क्या होता है? उपधातु होता है मेरे भाई, आप याद रख सकते हैं। अब चलो मेरे भाई आगे 37 के बाद 38 नंबर। अब थोड़ा सा फास्ट करते, देखो यहाँ पर विद्युत धनात्मक तत्व है, तो बताओ जितने भी धातु होगा धनात्मक होगा ना। विद्युत धनात्मक कौन होगा? धातु होगा, सोडियम धातु है, सिंपल सी बात। धातु को पहचानने का तरीका है कि लास्ट में मन लगाओ, गारंटी है कि धातु होगा। ठीक है, तो इसलिए सोडियम हो जाएगा। ओके, अब चलो मेरे भाई आगे, आगे समझो। यहाँ पर 38 के बाद 39, टिहरी बांध का निर्माण, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? कौन नहीं जानता है कि उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। कौन सा खंड में? उत्तराखंड में। अब यहाँ पर देखो किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो मेरे भाई सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो न जले, न तो बाहर अगर रख देंगे ना तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगता है। तो किसको जो है किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो कहना सोडियम को। किसको? सोडियम के। ठीक है मेरे भाई, अब चलो मेरे भाई आगे, आगे देखो 40 के बाद 41 नंबर, अपमार्जक बनाए जाते हैं, अपमार्जक बनाए जाते हैं। तो मेरे भाई अपमार्जक आप सर्फ एक्सेल से भी बना लोगे, इजी से भी बना लोगे और शैम्पू से भी अपमार्जक बना लोगे। उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, अब मेरे भाई अब चलो आगे, आगे समझो आगे क्या है। 41 के बाद 42 नंबर, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो मेरे भाई सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। सौर सेल में कौन नहीं जानता है कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है, ये एक उपधातु है। ठीक है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ओके, अब मेरे भाई चलो आगे, आगे क्या है? 42 के बाद 43 समझो, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ध्यान दो, यहां पर कह रहा है खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता था। सीएनजी को खाना बनाने के लिए करते हैं, सीएनजी गैस होता है, गाड़ी में न भराता है। तो यहाँ पर क्या होगा? खाना बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो कहना सीएनजी का, सीएनजी को। ठीक है मेरे भाई, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो मेरे भाई इसका इसको करते हैं, लेकिन किसको नहीं करते खाना बनाने में यूज? सीएनजी को उपयोग नहीं किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलो 43 44 देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके बारे में समझो। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? तो कौन एक जानता है कि यहाँ पर देखो जी, इसमें देखो मेरे भाई ऑक्सीजन इसमें जुड़ा नहीं जब तक CuO बना। तो कहोगे नहीं, क्योंकि CuO कब बना होगा? जब ऑक्सीजन Cu में जुड़ा होगा, यानी कॉपर में जुड़ा होगा, तब ना यहाँ कॉपर ऑक्साइड बना है, मतलब ऑक्सीजन जाकर इसमें जुड़ गया है, इसलिए यह ऑक्सीकरण है। A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलो मेरे भाई आगे 44 के बाद 45 नंबर, पढ़ लो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो मेरे भाई ध्यान से और अच्छे से देना आंसर। कारण निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? समीकरण संतुलित नहीं है, तो ये संतुलित है। हाइड्रोजन दूगो, यहाँ पर यहाँ दो लिख देने से हाइड्रोजन भी दूगो, क्लोरीन भी दूगो, तो इधर भी क्लोरीन दूगो, इधर भी क्लोरीन दूगो, तो ये संतुलित है। और मेरे भाई यहाँ पर देखो ये भी आपका जो है, ये भी आपका संतुलित है। यहाँ पर पीबी अकेले 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर कै गो ऑक्सीजन है? 2 आ 2 4 1 5, मतलब कौन सा मतलब संतुलित नहीं है? तो यही जो है संतुलित नहीं है मेरे भाई। देखो यहाँ पर 2 आ 2 4 गो ऑक्सीजन, 1 गो 5 गो, इधर देखो तो 3 दूना 6, क्योंकि यहाँ पर जब भी ब्रैकेट घेरा जाए तो गुना हो जाता है मेरे भाई, इसलिए 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन इधर है, हुआ 5 गो है, यानी यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और यही संतुलित नहीं है, यही हमसे क्वेश्चंस में भी पूछ रहा था, यानी आंसर क्या हो जाएगा? की हो जाएगा, तब बी हो जाएगा। ठीक है, अब 45 नंबर चलो, 45 के बाद 46 नंबर चलो। यहाँ पर देखो 46, उदासीन विलयन का पीएच मान, कौन नहीं जानता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, या शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। कौन नहीं जानता है मेरे भाई? तो इतना को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल का एक ट्रिक होता है मेरे भाई, मेरे ट्रिक के अपनाओ। एक फॉर्म बोले तो एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, तीन गो। एक
एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोले तो इसका सूत्र होता है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का सूत्र हो जाता है CH3COOH। और कार्बोनिक अम्ल बोले तो H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। और मेरे भाई फॉर्मिक अम्ल क्या होता है तो कहोगे HCOOH को इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और H2CO3 को कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। यानी आंसर कौन हो जाएगा, दुर्बल अम्ल का, ये हो जाएगा। और ये सब के सब ये 3 गो प्रबल अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है ये और ये। लेकिन दुर्बल अम्ल कौन है तो कहना सी हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ओके, अब चलो मेरे भाई 48 नंबर, क्रायोलाइट किसका अयस्क है तो मेरे भाई क्रायोलाइट कौन नहीं जानता है कि ये जो है क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ये कॉपर पाइराइट होता है, तांबा का क्या होता है, कॉपर पाइराइट। लोहा का मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहा का होता है। एकर मैग्नीशियम का मैग्नीसाइट होता है। एकर क्या होता है कहना मेरे भाई, एकर जो है मैग्नेसाइट होता है, एकर मैग्नेसाइट होता है। और लोहा का होता है हेमेटाइट और मेरे भाई मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसका होता है। और इसका होता है कॉपर पाइराइट। इसका क्या होता है, कॉपर पाइराइट जो है इसका होता है कॉपर पाइराइट्स होता है। ठीक है मेरे भाई, इसका कॉपर पाइराइट्स होता है। तो यानी आंसर क्या हो जाए, क्रायोलाइट किसका, एल्यूमिनियम का है। आप याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का होता है मेरे भाई, आप इतना को याद रख सकते हैं। अब चलो 48 के बाद 49 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या कौन नहीं जानता है कि 19 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19। ये क्लोरीन का हो गया, ये किसका हो गया, क्लोरीन का। ये हो गया आर्गन का, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया कैल्शियम का, ये हो गया आपका पोटेशियम का, यानी 19। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है। अब चलो मेरे भाई आगे समझो यहाँ पर 49 के बाद 50, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है तो कौन नहीं जाता है कि फॉर्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या होता है तो कहेंगे मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है मेरे भाई। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखो मेरे भाई आगे चलो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, इथाइल अल्कोहल का कौन नहीं जानता है, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल्काइन कौन है तो देखो एल्काइन कौन है तो आपको पता है एल्काइन में फार्मूला क्या होता है, CnH2n -2 होता है। तो देखो 2 गुना से 2 कम होगा, 2 गुना से कितना कम, 2 गुना से 2 कम। तो कहना 2 गुना से 2 कम है क्या, देखो 2 गुना से 2 कम ये है, देखो 2 दूना 4 और 4 से 2 कम, यानी यही हो जाएगा A फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी एल्काइन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है एल्काइन राइट है। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 के 2 गुना 4 और 4 में से 2 घटाओ, 2 गुना से 2 कम, यानी C2H2 है जो आपका राइट आंसर है। ओके, अब मेरे भाई आगे पढ़ो और आगे 52 के बाद 53 नंबर देखो, चीनी का रासायनिक सूत्र कौन नहीं जानता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र जो है C12H22O11 होता है। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा तो कहना मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब चलो मेरे भाई आगे समझो 53 के बाद 54 नंबर, एसिटिलीन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा आबंध होता है तो कहना मेरे भाई ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसे जानोगे कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, एसिटिलीन बोले ना मेरे भाई तो C2H2 और C2H2 कहने का मतलब है एथाइन। क्या होता है, एथाइन मेरे भाई, ये क्या हो जाता है एथाइन, समझ रहे हो, एथाइन। तो यहाँ पर हो गया आपका एथाइन और एथाइन हो गया तो मेरे भाई कौन सा बॉन्ड होगा, एथाइन, YNE लास्ट में मतलब इन हो गया। तो यहाँ पर समझेंगे क्या होगा तो होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा मेरे भाई, क्योंकि हम अभी बताया है कि एथाइन एल्काइन में था ना ट्रिपल बॉन्ड, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है मेरे भाई, अब चलो मेरे भाई आगे समझो, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे समझो। तो शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है तो मेरे भाई कौन नहीं जानता कि शोषण के अध्ययन में अंकुरित बीज जो है उपयोग किया जाता है। शोषण के अध्ययन के लिए अंकुरित बीज का उपयोग होता है। ठीक है, आप इतना को ध्यान रखें। अब चलो मेरे भाई आगे जा लो 55 के बाद 56, यहाँ पर मानव वृक्क का प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क का प्रणाली का एक हिस्सा कौन है, ब्रिक और आयर भाई, ब्रिक। तो ब्रिक बोले तो किरनी क्या है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। अब चलो मेरे भाई आगे समझो, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर
अब पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? पौधे में जो है जाइलम, ज से जाइलम, ज फॉर जाइला, ज से जल, तो जल मतलब पानी, यहाँ पर पानी है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी जो है पानी, ये पौधे के जाइलम यानी पौधे में जाइलम क्या करता है? तो जल का परिवहन करता है, पानी का परिवहन करता है। और यहाँ पर फ्लोएम रहता है तब भोजन लगाते, फ्लोएम रहता है तब भोजन, और यहाँ जल मार दिया तो ज से जाइलम, ज से जल, बात खत्म। ठीक है, अब चलो मेरे भाई आगे समझो। आगे 57 के बाद 58 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आप सोते हो रात में या सांस लेते हो तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है बाहर निकालती है। अब देखो मेरे भाई आगे समझो, आगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर फलों के पकाने में निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित किया जाता है? फलों को मतलब कौन पकाता है फलों को? सिंपल सी बात है, फलों को पकाता है तो कहेंगे इथिलीन जो है फल को पकाता है। इथिलीन क्या करता है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। क्या करता है? लेकिन हाँ मेरे भाई, एसिटिलीन जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है, आर्टिफिशियली रूप से पकाता है। कौन? एसिटिलीन। लेकिन इथिलीन क्या करता है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। इसलिए ऑप्शन था इसे कृत्रिम और प्राकृतिक कहा ही नहीं, सिर्फ आप फलों को पकाने में, तो आपका इथिलीन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई 59 के बाद 60 देखो, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, जानकारी को इकट्ठा, जैसे में कांटा चुभ जाएगा तो कौन पहुंचाएगा? डेंड्राइट्स कहेगा, डेंड्राइट्स जल्दी से पकड़ेगा उसको, कहेगा मस्तिष्क में जाके जल्दी से इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, तो कौन पहुंचाएगा? डेंड्राइट्स कहता है। वो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है वो क्या कहलाता है? डेंड्राइट्स कहलाता है मेरे भाई। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। अब मेरे भाई आगे चलो, आगे क्या है? 60 के बाद 61, कौन जो है आपातकाल का हार्मोन है? किसे आपातकाल का जो है हार्मोन कहा जाता है मेरे भाई? आपातकाल का हार्मोन। तो याद रखिए जो है आपातकाल का हार्मोन हम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर एड्रीनल को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एड्रीनल। किसको कहा जाता है मेरे भाई? एड्रीनल को जो है आपातकाल का हार्मोन मतलब इमरजेंसी हार्मोन किसको कहा जाता है? तो एड्रीनल को। एड्रीनल हार्मोन को कौन सा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एड्रीनल, आपातकाल हार्मोन एड्रीनल को कहा जाता है। ठीक है, अब मेरे भाई आगे समझो। आगे 61 के बाद 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक, अनैच्छिक कहने का मतलब हम नहीं चाहते हो जाता है। तो बताओ कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो अनैच्छिक क्रिया मतलब अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है? तो कहना जो ऐच्छिक है, जो हम चाहेंगे वो अनैच्छिक क्रिया नहीं होगा, वो ऐच्छिक होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई प्यारे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो उल्टी क्या होता है? अपने आप आ जाता है। अत्यधिक लार अपने आप आ जाता है। दिल की धड़कन अपने आप, मतलब ये सब तो ऐच्छिक हो गया, लेकिन ऐच्छिक अनैच्छिक कौन सा हो गया? अनैच्छिक। तो ये अनैच्छिक, ये भी अनैच्छिक, ये भी अनैच्छिक, ये भी अनैच्छिक, लेकिन ये ऐच्छिक है क्योंकि हम चाहेंगे किसी भी चीज को चबाना तब ना चबाएंगे। यानी आंसर कौन हो जाएगा? डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर मेरे भाई, यानी चबाना आपका सही आंसर है, नो डाउट। ठीक है, आप चलते हैं मेरे भाई आगे, और आगे समझो क्या हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 9 या 27, 9 या 27 मतलब एक महीना में 30 दिन, एक महीना में 30 दिन, तो 9 महीना में 270 दिन, यानी मानव में गर्भ की अवधि कितना दिन होती है? 270 दिन होती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मेरे भाई 63 के बाद 64, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो मेरे भाई आप कहना जो है गंगा एक्शन प्लान 1985 में जो है आपका शुरू हुआ। कब हुआ? गंगा एक्शन प्लान 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? कहना 1985 में। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? 1985 में। ओके, अब मेरे भाई 64 के बाद 65 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कौन नहीं जानता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन स्टेम में होता है? किस में होता है मुकुलन द्वारा? तो हाइड्रा में, और ईस्ट में किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, सी नहीं ए। मुकुलन द्वारा ए है, ईस्ट बता दिए। ठीक है, यहाँ पर देखो। अब चलो मेरे 65 के बाद 66 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कहना निमोनिया भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, टीबी जो है, और ये दोनों जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो कहना बी और सी दोनों जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। डायरिया तो आपको पता है पैखाना हो जाता है, मतलब पैखाना लगातार होता है तो डायरिया होता है, तो ये कहाँ से श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी बी और सी दोनों आपका सही आंसर है, टीबी और निमोनिया। ओके, ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अब मेरे भाई 66 के बाद 67 नंबर देखो, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? ध्यान से समझो मेरे भाई, क्या कहा कि
मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसको पाचन नहीं कर पाते, मतलब किसको नहीं पचा पाते हैं, किसको नहीं पचा पाते हैं। तो कहना ये सेल्यूलोज को जो है नहीं पचा सकता। तो कहना मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसको पाचन नहीं कर सकते, तो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। किसको नहीं पचा सकते, सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। यानी आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। अब मेरे भाई आगे समझो 67 के बाद 68 नंबर, ब्रेन और हेमरेज, ब्रेन हेमरेज कहना ना, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो कहना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से क्या होता है, हार्ट अटैक से क्या होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक होगा, मृत्यु मतलब आदमी का मृत्यु हो जाएगा हार्ट अटैक से होने के कारण, यानी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मर जाता है हार्ट अटैक के कारण। किसके कारण होता है, हार्ट अटैक के कारण ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज होता है, आदमी मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप समझो मेरे भाई, आगे आगे समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 68 के बाद 69 नंबर, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है। तो परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो कौन नहीं जानता है कि परजीवी पादप, परजीवी पादप कह रहा है, तो परजीवी पादप कशकुट्टा हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई, कशकुट्टा। परजीवी पादप का है इसलिए कशकुट्टा होगा। ठीक है, कशकुट्टा। ठीक है, आप इतना को याद रख सकते हैं। 69 हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से मतलब हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाएगा नीचे वाला द्वारा। ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय, समझ रहे हो, ऊपर होता है अलिंद और नीचे होता है निलय, तो निलय द्वारा जो है पंप किया जाता है, समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर समझ रहे हो, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मेरे भाई 70 के बाद 71 नंबर देखो, हृदय में अलैंगिक जनन की विधि है। हृदय में अलैंगिक जनन की विधि, हृदय नहीं, हाइड्रा है मेरे भाई। क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन। कौन नहीं जानता है कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, अभी बताएं। ईस्ट में हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा जो है होता है मेरे भाई। प्लेनेरिया में ये पुनर्जनन किस में होता है, प्लेनेरिया में। काट दो और फिर वो नया बन जाएगा, काट दो और फिर वो नया बन जाएगा प्लेनेरिया में। ठीक है, विखंडन अमीबा पैरामीशिया में क्या होता है, अमीबा पैरामीशिया में विखंडन होता है। ठीक है, आप इतना याद रख सकते हो। 71 के बाद 72 नंबर, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग कौन है, जनन संचारित रोग, तो कहना सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है और गोनेरिया भी होता है, एक मस्सा भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, जनन संचारित रोग। अब मेरे भाई 72 के बाद 73 नंबर, पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प का सबसे बाहरी भाग देवे किया है बाह्य दल पुंज। बात खत्म, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये आपका सब फूल का जो है सबसे क्या होता है, तो कहना फूल का जो है सबसे बाहरी भाग होता है। फूल का सबसे बाहरी भाग कौन होता है, तो कहना फूल का जो ये जो बाहरी वाला भाग है ये क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब मेरे भाई आगे समझो 73 के बाद 74 नंबर, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है, तो ए के विपरीत बी, यानी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। और हाँ मेरे भाई, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है, मतलब सब को देगा, तो कहेंगे ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव ऑप्शन में ना रहे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ओ पॉजिटिव ऑप्शन में ना रहे तो ओ। तो मेरे भाई ये सर्वदाता है, ये सर्वदाता मतलब सबको खून दे सकता है। एगो होता है सर्वग्राही, क्या होता है एगो, सर्वग्राही मतलब सबसे खून ले सकता है, तो कहना मेरे भाई ए बी पॉजिटिव। ओके, ए बी पॉजिटिव जो है ये क्या है, तो कहना मेरे भाई सर्वग्राही सबसे खून ले सकता है। ओके, अब मेरे भाई आगे समझो क्या होगा, आगे समझो। यहाँ पर एंटीबॉडी कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं नियंत्रित करता, कौन नहीं नियंत्रित करता है, ध्यान से समझो। कह रहा है मेरे भाई रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नहीं जो है नियंत्रित करता है। इसको पहले ध्यान से समझो मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, रक्त कौन जो है नियंत्रित नहीं करता, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो मेरे भाई ये गैस्ट्रिन नियंत्रित नहीं करता है, ये इंसुलिन नियंत्रित करता है, ग्लूकागॉन वो करता है, लेकिन मेरे भाई गैस्ट्रिन जो है नियंत्रित नहीं करता। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है, तो कहना गैस्ट्रिन जो है नियंत्रित नहीं करता है। ओके, अब मेरे भाई यहाँ पर देखो आगे, पादप वृद्धि हार्मोन, तो कौन नहीं जानता है कि जिब्रेलिन जो है वृद्धि हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है, पादप में वृद्धि हार्मोन होता है। जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया,
जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन सब के सब वृद्धि हार्मोन है। और एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक है, मतलब वो वृद्धि नहीं होने देता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जिब्रेलिन। ठीक है, अब 76 के बाद 77 देखो, हार्मोन स्रावित होता है, तो बताओ हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो कहना मेरे भाई अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अब मेरे भाई आगे चलो 77 के बाद 78 नंबर 77 के बाद 78। तो यहाँ पर देखो, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो कहना मेरे भाई 3 जोड़े। कितने जोड़े? सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर। ठीक है, मतलब इस प्रकार से कहेगो कितने जोड़े? तो कहना यहाँ से 3 जोड़े। कितने मतलब लार ग्रंथि कितने जोड़े हमारे मुंह में पाए जाते हैं? तो 3 जोड़े जो है पाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, कितने जोड़े? 3 जोड़े पाए जाते हैं हमारे मुंह में लार ग्रंथि। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है? तो कौन नहीं जानता है? एंड्रोजन जो है नर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन मेल हार्मोन है, मतलब नर्लिंग हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन है, यानी नर्लिंग हार्मोन है। आप याद रखें। ठीक है, आप फीमेल हार्मोन कौन होगा? तो कहना एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन। ठीक है, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। एक क्या होता है? जेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है? तो कहना एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये फीमेल हार्मोन है। और मेल हार्मोन क्या होता है? तो कहेंगे यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन जो है ये आपका क्या है? तो टेस्टोस्टेरॉन जो है आपका कौन सा हार्मोन है? नर्लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन भी नर्लिंग हार्मोन है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? मेल, यानी मेल हार्मोन। अब देखो 80 नंबर लास्ट, मटर के अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो कौन नहीं जानता है कि यहाँ पर मेंडल ने जो है मटर के प्रयोग के लिए जो है अपनी पौधा को चुना था। मटर के पौधा को चुना था अपना प्रयोग के लिए। मटर के पौधा को किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। ठीक है, एक विकल्पी लक्षण कितना था? विकल्पी 7 लक्षण था। विकल्पी कितना लक्षण था? तो विकल्पी 7 लक्षण था। ठीक है मेरे भाई, तो आप इतना आराम से समझ सकते हैं। यानी ये 80 क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखो, खराब लगा तो खराब भी लिख सकते हो मेरे भाई। लेकिन आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर करो। सो फिर मिलते हैं कौन सा वीडियो में? दूसरा दिन, यानी डे 2 में। ये डे 1 था, और मिलेंगे डे 2। यानी इसी तरीके से बने रहो, और आराम से जो है आप 80 नंबर में से आप 40 नंबर आराम से पा सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखो और शेयर करो। ठीक है, सो आपको पता है मेरे भाई कि लगभग आपका ये जो सेशन था, ये जो सेशन चलने वाले हैं 5 से 6 दिन चलेगा। 5 से 6 दिन चलेगा और शानदार तरीके से चलेगा। ठीक है, तो शुरू से क्लास देखना, लगातार देखना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि पढ़ाई मेरे भाई रिजल्ट सब देखता है, इसलिए मेहनत करो, जम के करो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।